Good morning, dear viewers. Myself, Dr. Anand Chaurasia, Dean Faculty of Pharmacy. Today I am going to deliver a lecture on very pertinent topic, bridging to identify curriculum gaps in pharmaceutical education. So prior to start of the lecture, let I explain the objective to chosen of this topic. So first objective to be chosen of this topic, अगर मैं बात करूं कि मैं टॉपिक मैंने क्यों सिलेक्ट किया है इसको पढ़ाने के लिए, तो करिकुलम गैप आइडेंटिफिकेशन और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसमें फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है. पहले फैकल्टी को भी इसके ऊपर काम करना है, इसके बाद में उसकी इफ़ेक्टिव डिलीवरी स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी. मैं इसको और आगे लेके चलता हूं. एक्चुअली करिकुलम सिर्फ की बात करें कि व्हाट इज़ करिकुलम, तो करिकुलम इज़ अ सेट नॉर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, और एक एकेडमिक्स का एक सेट कहना चाहिए सिलेबस है जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के एस्पेक्ट्स को कवर करता है. दैट इज़ कॉल्ड द करिकुलम. तो ये करिकुलम हमारा एक स्टैंडर्ड है जो कि सेट किया गया है और हमें उसके ऊपर काम करना होता है. अगर मैं फार्मेसी की टोटल ओवरऑल बात करूं तो डिप्लोमा फार्मेसी 2 इयर्स, बी फॉर्म 4 इयर्स, इसके बाद में बी फॉर्म 4 इयर्स के बाद में एम फॉर्म 2 इयर्स का है. इसके बाद में दूसरे और भी फार्मडी कोर्सेस भी कर सकता है स्टूडेंट्स. तो उस सभी का पूरा एक करिकुलम स्टैंडर्ड सेट है. अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है इसमें, एक तो करिकुलम को फॉलो करना, दूसरा उसके गैप को आइडेंटिफाई करना. क्योंकि गैप को आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि जो सिलेबस में है वो चीज़ें तो हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी करिकुलम गैप्स ऐसे हो सकते हैं कि जो हमें लगता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए या जानना चाहिए, लेकिन चूंकि वो करिकुलम का पार्ट नहीं है, तो हम उसको पढ़ाते नहीं हैं. और उस करिकुलम गैप की वजह से, या जो उनको सीखना चाहिए, जो अभी आज के समय में उनको ज़रूरत है एक्चुअली, उसके हिसाब से हम स्टूडेंट्स को तैयार नहीं कर पा रहे हैं. तो जैसा कि सामने डेफिनेशन में भी आपको समझ में आ रहा है, इट्स एनालिसिस इज़ अ वाइटल प्रोसेस दैट इवेलुएट द कंटेंट ऑफ अ करिकुलम against the actual skill and knowledge that students are expected to be acquired by the end of their learning journey. तो उसकी टोटल जो लर्निंग जर्नी है, उसका जो भी वो कोर्स कर रहा है, उसको वो कंप्लीट करने के बाद में एक उसको सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसकी इसको हम कहते हैं डिग्री. तो डिग्री तो हो गई उसकी क्वालिफिकेशन के पैरामीटर्स के ऊपर तो वो ओके सेटिस्फैक्ट्री, बट क्वालिफिकेशन के बाद आता है नंबर उसकी एलिजिबिलिटी. तो क्वालिफिकेशन के बाद में एलिजिबिलिटी उसकी प्रूव करने के लिए, पूरी तरह से प्रूव करने के लिए हमें करिकुलम गैप्स के ऊपर भी काम करना होता है, या अभी करना है. क्योंकि एक करिकुलम से उसका एग्ज़ाम तो वो कैरी करता है, एग्ज़ाम में वो अपीयर होता है, एग्ज़ाम में पास होता है और डिग्री भी उसको मिलती है. लेकिन इसके बाद में वो जो फील्ड में जाके काम करता है, उसको अपनी वीकनेस पता चलती हैं. वो वीकनेस एक्चुअली होती है करिकुलम गैप. तो करिकुलम गैप के ऊपर मैं अभी और आगे बात करूँगा कि करिकुलम गैप कैसे बड़ा हो जाता है, कैसे ज़्यादा उसको चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ सकते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को डिग्री करने के बाद. तो अभी यदि मैं टीचर्स की बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ जो करिकुलम को फॉलो करके टीचर्स या तो स्टडी मटेरियल्स डायरेक्ट हार्ड कॉपी में स्टूडेंट्स को देता है, सॉफ्ट कॉपी में. इसके बाद में उसके ऊपर टेस्ट या क्विज भी होते हैं. टेस्ट क्विज में हमारा सेशनल एग्ज़ाम हो सकता है, कुछ असाइनमेंट हो सकते हैं. इसके बाद में कुछ लेसन प्लान, स्टूडेंट्स की कुछ एक्टिविटी हो सकती हैं. सो दीज ऑल आर द कवर बाय द इंडिविजुअल टीचर्स इन एंटायर करिकुलम. सो दैट इज़ cover the almost means whole academic things.
But after the academic things, whatever you have provided through the curriculum, some things has been become sidelined. That is called curriculum gap, which is very essentially for the students to be learned to work in an industry, to work in digital era of industry, and to progress in industry working culture, so, or in sustaining the their acumen in as per the curriculum or as per the working ambience of the industry what he or me will carries, he or she may be carries. So next, how can curriculum gap can be perceived? curriculum gap कैसे एक्चुअली आगे अपना रोल प्ले कर सकता है? So pharmaceutical sector is developing at a rapid pace, but challenges faced by the pharmaceutical industries are outdated skilled workforce. This is the great concern of any industry where professionals is coming as a fresher, but they are do not or students are not well means or that professionals is coming for the purpose of the job at the industry is not well qualified or skilled as per need of the industry. So क्या करना होता है उनको? They have to prior to give the some training to the newly appointed means staff, because अगर वो ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो जो इंडस्ट्री का जो वर्क कल्चर है उसको वो समझ ही नहीं पाएगा. तो उसको समझने के लिए उसको ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करता है वो, और वो ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा उसको इसलिए फोकस करना पड़ता है कि उसका जो करिकुलम गैप है, उसको जो इंडस्ट्री में आके काम करना था वो हमने एकेडमिक्स में उसको एनवायरनमेंट नहीं दिया होता है या उसको बताया नहीं होता है. तो इंडस्ट्री को उसके ऊपर ज़्यादा काम करना होता है और उसके ऊपर इंडस्ट्री को भी एक फाइनेंशियल बर्डन भी पोज होता है उसके ऊपर. So this is due to the outdated curriculum followed in the majority of the university and lack of industrial exposure, limited industry interface, lack of appropriate skill and education. So ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हायर एजुकेशन अब दिन पे दिन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है. हायर एजुकेशन ने हमें एक नई दिशा भी दी है, गाइडलाइन भी दी है, और लेकिन दो अलग अलग चीज़ें हैं. एक तो करिकुलम और एक है यूनिवर्सिटी या हायर अथॉरिटी की गाइडलाइन, हायर एजुकेशन की गाइडलाइन. तो करिकुलम कुछ जो कोर्स हैं जैसे काउंसिल के कोर्स हैं, जैसे फार्मेसी भी एक काउंसिल का कोर्स है. तो अभी करिकुलम में जो कहने का मतलब हमें लगता है कि आने वाले समय में जो अभी बदलाव करिकुलम में होने चाहिए वो करिकुलम गैप्स के माध्यम से करिकुलम में बदलाव हमें देखे जा सकते हैं. हमें आगे ज़रूरत महसूस अभी भी हो रही है और हम आगे उसके ऊपर बात भी करना चाहते हैं कि हम उस पर बात, और अभी इसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम उस पर बात भी कर रहे हैं. तो करिकुलम का किसी भी काउंसिल का जो कोर्स होता है वो फिक्स होता है, वो हमें एज इट इज़ फॉलो करना होता है. लेकिन इंडस्ट्री जो एकेडमिक कहना चाहिए इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जो करिकुलम गैप को आइडेंटिफाई करके वो अलग से एक स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार कर सकते हैं. उसके लिए करिकुलम ये को चेंज करने की एज इट इज़ काउंसिल की तो ज़रूरत है, लेकिन उससे यूनिवर्सिटी या एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन अफेक्टेड बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली हो रहे हैं, डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं. और डायरेक्टली अफेक्टेड इसलिए भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस खुद काम कर सकते हैं. तो वो जो इनडायरेक्ट पार्ट अफेक्टेड कर रहा है करिकुलम का, उसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को काम करना पड़ेगा या करना चाहिए, ताकि वो जो गैप है एक तरह से स्टूडेंट्स का जो वो सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं. काउंसिल का करिकुलम फिक्स है, वो तो पढ़ाना है, वो हमें एज इट इज़ फॉलो करना है. इसके बाद में जो हमने गैप आइडेंटिफाई किए हैं वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की एक तरह से उसका पार्ट है कि हम कैसे स्टूडेंट्स को एकेडमिक करिकुलम के लिए भी तैयार करते हैं और उसके गैप के लिए भी तैयार करते हैं, ताकि दोनों चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में एक प्रॉपर स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी के तौर पे वो आगे कैरी एज ए करियर. तो इसमें प्रोफेशनल एटीट्यूड और एटिकेट्स, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी करिकुलम गैप का पार्ट होता है. लगता है कि उसने सिलेबस का पढ़ा हुआ है, कोर्स कंटेंट उसको आता है, उसने सारी चीज़ें कर ली है, मतलब दैट इज़ सफिशेंट. नो,
that is means students is personality development, behavior, mood, and their means critical thinking skill, their means or other personality issue, they may also affect in the industry or in academic side whenever students may coming after passing out of the degree courses. जब वो जॉब करता है, किसी एकेडमिक्स में आता है, डिग्री करने के बाद में इंडस्ट्री में जाता है, तो उसके ऊपर ये पर्सनालिटी जो ट्रेट होते हैं ये अफेक्ट करते हैं उसकी वर्किंग को। तो ये भी कम्युनिकेशन गैप है, इट इज़ मे आल्सो कॉल्ड पर्सनालिटी गैप, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को काम करना होता है। और स्टूडेंट्स को काम करने से पहले हमें उसको उसके जो करिकुलम गैप हैं उसको हमें एक यूनिवर्सिटी फोरम में या उसके कहना चाहिए एकेडमिक फोरम में उस चीज़ को हमें शामिल करना होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अलग से कुछ नहीं मालूम कि उसको कोई चीज़ करना है। एज ए मेंटर, एज ए टीचर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके गैप को आइडेंटिफाई करें और गैप के बारे में उसको बताएं और अपने करिकुलम में अदर देन मीन्स जो आपका एक्टिव करिकुलम है उससे अदर देन हम उसको इंक्लूड करें। नाउ जो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा था कि कैसे स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, कैसे स्टूडेंट्स को कहने का मतलब है कि मैं यदि ये बात बोलूं कि व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता है, व्यक्ति एक प्रोफेशन में होता है, कोई भी एक आइडेंटिटी होती है उसकी कि वो फला व्यक्ति है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका माइंडसेट काम कर रहा होता है, उसका माइंडसेट काम कर रहा होता है। व्यक्ति काम करता है, उसके नीचे उससे ऊपर उसका माइंडसेट काम करता है। तो अगर उसका माइंडसेट हम एक प्रोफेशनल कोर्स या टेक्नोक्रेट्स के तौर पे हम उसको तैयार नहीं करेंगे तो वो अपनी एक्टिव डिलीवरी सोसाइटी में, एक्टिव डिलीवरी प्रोफेशन में एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर वो दे ही नहीं सकता। तो वो जो एक गैप आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे यूजीसी ने अभी जीवन कौशल दिया है कि कौशल जीवन करके, उसमें टोटल ओवरऑल कैसे आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, कैसे आपको अपने पर्सोना पे काम करना है और क्या क्या आपकी वीकनेस हो सकती हैं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की को कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि जब तक एक अच्छा इंसान डेवलप नहीं होगा अच्छा प्रोफेशनल भी डेवलप नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, हालांकि वो बैरियर विजिबल नहीं है, लेकिन विजिबल नहीं है जो चीज़ वो ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, वो कहीं भी एकेडमिक्स में हो, कहीं भी कहना चाहिए प्रोफेशन में हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का मैटर हो, चाहे वो फैकल्टी का मैटर हो, चाहे अथॉरिटी का मैटर हो, किसी भी लेवल पे हो। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस चीज़ को हमें बोला है और ये हमें मार्गदर्शन भी दिया है कि हमें स्टूडेंट्स के एक एक गैप पर काम करना है। जैसे अब ये गैप कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो स्किल गैप और नॉलेज गैप के बीच में एक कहने का मतलब है फ्रेमवर्क वर्क करता है। इसमें मोटिवेशन गैप इन लर्निंग, एनवायरनमेंट गैप, कम्युनिकेशन गैप, नॉलेज गैप, अंडरस्टैंडिंग, कैपेबिलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। स्टूडेंट्स को ये गैप, ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस फैकल्टी की, स्टाफ की, यूनिवर्सिटी प्रशासन की और हमारी सबकी जो भी हायर एकेडमिक्स के हम स्टेक होल्डर्स हैं, ये हमारी सबकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरह की करिकुलम गैप पर काम करें, सेमिनार, वेबिनार, एक और भी और दूसरे कई तरीके से हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करें और उनके इस स्टेट के ऊपर काम करें। एक सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा मोटिवेशन, फैकल्टी का मोटिवेशन भी और स्टूडेंट्स का मोटिवेशन भी और ओवरऑल मोटिवेशन, ताकि सभी लोग एक टीम वर्क की तरह अपना काम कर सकें। तो ये एनवायरमेंटल गैप हो सकता है। एनवायरमेंटल गैप्स का कहने का मतलब है कि वो जिस लर्निंग एम्बियंस में काम कर रहा है, काम सीख रहा है, काम पढ़ रहा है, उसके भी कहने का मतलब है जो हमें एक्टिव डिलीवरी देनी है, एक्टिव इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन करना है, आगे देना, उसको बढ़ाना है, वो किसी वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकता है, कोई आपस में कोई कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को कैसे हमें अलग करके एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, टीचिंग एंड लर्निंग एम्बियंस देना है, इस पर भी काम करना पड़ता है। कम्युनिकेशन गैप पर भी काम करना पड़ता है। हमें आता बहुत ज़्यादा है, हम बताना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम एक्टिव डिलीवरी दे ही नहीं पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स उसको ग्रैब कर सकता हो या कर सके। इसके बाद में नॉलेज गैप तो है, हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपडेट होते नहीं हैं लोग बाग, उनको लगता है कि ये जो सेट पैटर्न है इसको ही फॉलो करना है।
और जबकि दुनिया बड़ी एडवांस चल रही है, पर डे कुछ ना कुछ नए चेंजेस हो रहे हैं, फील्ड में क्या चेंज हो रहे हैं, फील्ड में क्या बदलाव हो रहे हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए हमें नॉलेज गैप को भी फिल करना है। अल्टीमेटली जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो स्किल भी आ गए हैं। एंटरप्रेन्योर्स कैसे डेवलप होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से, हर फील्ड में एक स्किल का भी गैप आ गया। नॉलेज तो ठीक ही है, स्किल भी आ गया है कि कैसे हमें स्किल डेवलप करना है। तो सारे स्किल गैप को भी हमें जानना है, समझना है, स्टूडेंट्स को अवेयर करना है इस मैटर के ऊपर कि कैसे स्किल गैप के ऊपर काम किया जा सकता है। इसके बाद में मोटिवेशन गैप के ऊपर भी सबसे बड़ा है कि हमें मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के हमें पेडागोजीज़ के हिसाब से या स्टूडेंट्स की कहना चाहिए लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से हमें उनके अलग अलग कहना चाहिए ग्रुप तैयार करना है। ग्रुप का मतलब आइसोलेशन या सेपरेशन नहीं है कि स्टूडेंट्स को ऐसा फील करवाएं कि आप कम हैं। हमें ये अपनी इंटरनल ग्रुप तैयार करना है और स्टूडेंट्स को एज इट इज़ हमें बताना नहीं है कि हमारी ये आपको क्लासीफाई किया गया है। तो उस गैप के हिसाब से हम स्टूडेंट्स के ऊपर काम करते हैं और उससे उसका जैसे ही प्रमोट होते जाते हैं, ओवरऑल हमारा काम तो यही है कि उसको फर्स्ट लेवल टू कहना चाहिए अपर लेवल तक लेके जाएं और ये जर्नी उसकी फर्स्ट ईयर टू लेके लास्ट ईयर तक रहती है और हमें ऐसा काम करना होता है। और ये हमारा कम्युनिकेशन मतलब किसी भी तरह का गैप का पार्ट हो सकता है जिस पर हमें काम करना है। फिलर ऑफ गैप, इस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है, वो कौन से तरीके हैं जो इस एकेडमिक करिकुलम के गैप को फिल करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। हाउ कैन वी प्रोसीड ऑफ दिस करिकुलम गैप्स और हाउ कैन वी फिल दैट करिकुलम गैप by means using of the various techniques, methods. So there is a need of the develop the skill gap, develop modules in and incorporate as a training program. Yes, we have to develop some modules. Modules मतलब हमें अपने अदर देन करिकुलम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अलावा एक मॉड्यूल तैयार करने हैं जिससे हमें लगता है कि स्टूडेंट्स का एक गैप है वो फिल होगा, या हो सकता है कि हमें गाइडलाइन मिली हुई है उसके हिसाब से हमें फॉलो करना है और निश्चित तौर पे जब उस पर काम करते हैं तो आपको पॉजिटिव उसका आउटकम आएगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम टू इंट्रोड्यूस द फार्मेसी टू इम्प्रूव द करंट सिचुएशन। यस, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इकोसिस्टम, इसके ऊपर बहुत सारी हायर एजुकेशन, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपने खुद के मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। वो स्टूडेंट्स को डेवलप करते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर काम करते हैं। अभी बहुत सारे एक ऐसे सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो गए हैं जिस पे बहुत सारे स्कूल के समय से कहने चाहिए जो पेडागोजीज़ होती है स्कूल एजुकेशन भी इसके ऊपर बहुत काम कर रही हैं, क्योंकि जब ये बच्चे स्कूल एजुकेशन में बहुत कुछ सारी चीज़ें सीख के आते हैं तो वो हायर एजुकेशन में आते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में हमारे काम करने का तरीका कुछ और है। उस जो वो सीख के आते हैं स्कूल लेवल पे, वो हमें कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे उसको और आगे लेके जाना पड़ता है, हमें उसको साइनिंग देना पड़ता है, उनके स्किल को हमें निखारना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए कि कैसे हम इन्वायरमेंट क्रिएट करें, कैसे हम उसके इनोवेटिव माइंड पर या इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर कैसे काम करें। उसको हम एक टास्क दे सकते हैं, उस टास्क की मदद से हम स्टूडेंट्स की एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि एक इनोवेटिव माइंडसेट उसका तैयार हो, ताकि वो एक टेक्नोक्रेट्स के तौर पे एक प्रोफेशनल कहना चाहिए एक साउंड प्रोफेशनल के तौर पे अपना आगे फील्ड में काम कर सके। इस पे हमें हायर एजुकेशन को काम करना होता है। पेडागोजिकल टेक्निक्स टू बी इंट्रोड्यूस टू डेवलप द स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मेक देम रेडी फॉर स्पेशलाइज्ड जॉब रोल। दिस इज आल्सो पेडागोजीज और पेडागोजिकल डेवलपमेंट, कौन कौन से लर्निंग के मॉड्यूल्स हैं, मेथड्स हैं, ओवरऑल व्हाट इज़ द modus operandi of the means learning at the academic surroundings. This is overall covered to the pedagogical means modules or pedagogical skill among the students. So what is the pedagogies? Pedagogies क्या होती हैं? Pedagogies को मेजर कैटेगरी में यदि क्लासीफाई करना है, then we have to means classify on that category simple pedagogies or these are minor pedagogies
एंड्रोगोजीज एंड ह्यूटोगोजीज। अगर मैं बात करूं कि सिंपल पेडागोजीज मीन्स स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम स्कूल साइड, दैट इज सिंपल पेडागोजीज। सीबीएसई की जो गाइडलाइन है या एनसीईआरटी की जो गाइडलाइन है या और बहुत सारी स्कूल करिकुलम की जो गाइडलाइन है, उसमें जो पेडागोजीज जो साइंस और टेक्नोलॉजी उसने जो भी पढ़ा हुआ है वो सब उसका माइनर पेडागोजीज का पार्ट है, सिंपल पेडागोजीज का पार्ट है। स्टूडेंट्स हमारे पास में इस कंडीशन में आता है, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, ज़रूरी नहीं है कि वो इस पार्ट पे काम करके भी आया हो, क्योंकि अलग अलग लर्निंग एम्बियंस स्टूडेंट्स आए होते हैं हमारे पास में, अलग अलग स्कूल से आए होते हैं हमारे पास में। हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें उसकी लर्निंग एबिलिटी का लेवल क्या है। इसके बाद में हमें उसके ऊपर काम करना होता है। अगर बहुत अच्छी लेवल का है तो हमें उसके ऊपर ओबीसी बात है, थोड़ा सा पुशअप देंगे वो आगे अपने टेम्परामेंट को अटेन कर लेगा। लेकिन यदि उसका पेडागोजिकल कहना चाहिए डेवलपमेंट जो हमें चाहिए था नहीं हुआ है तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बट काम हमें सब पर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। और हमें यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है। पेडागोजीज, सिंपल पेडागोजीज। इसके बाद में मैं फार्मेसी की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स इस लेवल पे आएगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आते आते एंड्रोगोजीज के लेवल तक हमें उसको लेके आना है, जहां पर स्टूडेंट्स सेल्फ ड्रिवन हो जाता है। स्टूडेंट्स को खुद से करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, खुद से वो काम करने लगता है, मतलब उसके वो रीजनिंग खुद से तैयार करने लगता है कि मुझे क्या करना है। दिस इज़ द सिंपल एंड्रोगोजीज एंड दिस इज़ द ह्यूटोगोजीज। मीन्स स्टूडेंट्स ने बी फॉर्म का पूरा सिलेबस तैयार कर लिया है। बी फॉर्म इज़ द बेसिक एजुकेशन ऑफ फार्मेसी, पूरा तैयार है, उसका पूरा करिकुलम तैयार है। इवन उस करिकुलम के साथ में उसने जो करिकुलम के आइडेंटिफाइड गैप हैं उसके लिए भी वो तैयार है। और उसके लिए जब सारी चीज़ों के साथ में जब वो खड़ा होता है तो मैं कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स एक प्रोफेशन में जाने के लिए फुल्ली तौर पे एलिजिबल है। ठीक है, और ये वो जब टीचर्स या मेंटर्स के साथ में मिलके कदम से कदम मिला के मीन्स जब काम करने लगता है तो मैं कहूँगा कि ये ह्यूटोगोजी के लेवल पे वो आया। अब इसके बीच का ये जो कहना चाहिए इंटरलिंक कहीं कहीं जो हम वेरिएशन या जो कहना चाहिए हमारे सामने सबसे बड़ा टास्क आता है इसके बीच में लेवल में आता है कि स्टूडेंट्स हमें लगता है कि बहुत बेसिक लेवल से आए हुए होते हैं, हम उनको जनरली नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं या डिक्टेट कराते हैं कंटेंट। वो एक्चुअली होती है स्पून फीडिंग। दैट स्पून फीडिंग इज़ एट द मीन्स ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की यदि लेवल पे हम बात करें, स्टूडेंट्स बिकम सेटिस्फाइड। उसको लगता है कि मुझे पढ़ा दिया गया और मैंने पढ़ लिया, मुझे नोट्स लिखा दिए गए, अब ये मेरे लिए अच्छा है। उसका माइंडसेट अभी उस लेवल का नहीं है, इसलिए उसको लगता है कि हाँ ठीक है। बट समवेयर वी आर मीन्स लैगिंग बिहाइंड टू द स्टूडेंट्स बाय गिविंग द स्पून फीडिंग। हम उसको कहीं ना कहीं पीछे ज़रूर कर रहे हैं। स्पून फीडिंग से बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। वो जब तक अपने खुद की चीज़ों को नहीं समझेगा, जब तक वो खुद की बहुत अच्छे कोर्स कंटेंट को नहीं पढ़ेगा, जब तक वो खुद किसी चीज़ को नहीं पढ़ेगा, वो प्रॉपर तौर पे उसको नहीं जान सकता। लेकिन फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर तक या इवन थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक हम कुछ हद तक पेडागोजीज इनिशियल माइनर लेवल और एंड्रोगोजीज के इसके बीच का काम कर सकते हैं। लेकिन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तक आते आते हम स्टूडेंट्स को उसके जो कहना चाहिए करिकुलम गैप हैं प्लस उसकी जो वीकनेस हैं उसको ज़रूर बताना चाहिए कि आपकी ये वीकनेस है, आपको इस पर काम करना है और हमें इस लेवल तक उसको लेके आना है। जब हम इस तरह से स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं कम्प्लीटली, तो हम कह सकते हैं कि नाउ ही इज़ फुली स्टूडेंट्स इज़ फुली एबल टू डू द वर्क इन प्रोफेशनल कल्चर और इन द प्रोफेशनल सोसाइटी और in real world. So the difference between what is taught and actual requirement of the pharmaceutical industry create a gap between industry and pharmacy academics. We have already discussed this point कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और है, हम उनको कुछ और दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कहना चाहिए इंडस्ट्री को जो फेस करने वाली प्रॉब्लम होती है वो ये है।
और इसीलिए कहने का मतलब हमारा मेन पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स इज़ अल्टीमेटली अवर ब्रांड एम्बेसडर, हमारा ब्रांड है, और उस ब्रांड के ऊपर काम करने के लिए आपको हट के काम करना होगा, क्योंकि एक जैसा काम तो लगभग सभी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कुछ हटके सोचते हुए काम दूसरी तरह से भी कर रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअल लीडर्स, दे आर द एक्चुअल प्लेयर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न मीन्स स्ट्रीम आइदर इन एकेडमिक्स और इन इंडस्ट्रियल व्हाट्सएवर। सो इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑफ डिग्री होल्डर्स, स्टूडेंट्स और इंडस्ट्रीज, अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन फॉल इन द इंडस्ट्री एज दे हैव इन्वेस्ट मनी। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था अभी प्रीवियस स्लाइड्स में कि स्टूडेंट्स चूँकि उनके पास में प्रॉपर जिस तरह से इंडस्ट्री को चाहिए वैसे नहीं मिलती है, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, और इस फाइनेंशियल बर्डन का असर स्टूडेंट्स के इनिशियल कैरियर पर भी पड़ता है। उनकी जो सैलरी पैकेज जो एक्सपेक्टेड करते हैं वो ना रह के कुछ और होता है, कम होता है। वैसी बात है, जब उसके ऊपर इंडस्ट्री खर्च कर रही है ट्रेनिंग के ऊपर, तो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कुछ समय कम होने वाली है, और ये भी उसको कहना चाहिए उसका ऊपर एक माइंडसेट के ऊपर बात काम करती है, उसको एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल को या तो कम या ज़्यादा करने में एक्टिव रोल प्ले करती है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल राइटिंग। अगर मैं अभी बात करूं कि फार्मेसी ग्रेजुएट्स B.Pharm लेवल पे भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये सबसे बड़े गैप हैं क्लिनिकल रिसर्च में, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल राइटिंग, करिकुलम, डोजियर डिज़ाइन, रेगुलेटरी अफेयर्स और क्लिनिकल रेगुलेटरी अफेयर्स। ये जो इंडस्ट्री ने का नया एवेन्यू है, जो इंडस्ट्री जो ज़्यादा अभी इस पर काम कर रही है, इसमें B.Pharm लेवल पे भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन ये चूँकि सबसे बड़ा एकेडमिक करिकुलम गैप है जिस पे मैं भी बात करने वाला हूँ। सिंपल फार्माकोविजिलेंस का थ्योरेटिकल चैप्टर है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो फार्माकोविजिलेंस उनको एकदम डिफरेंट मिलती है। फार्माकोविजिलेंस क्या है, कैसे केस रिपोर्ट स्टडी करनी है, कैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट करना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करता है, कैसे सॉफ्टवेयर पे उसको मैटर को हमें आगे अपग्रेड करना है, कैसे सॉफ्टवेयर की मदद से हमें उस पर काम करना है, क्लिनिकल रिसर्च में कैसे केस स्टडी करना है, कैसे हमें उसका क्लिनिकल रिसर्च जब यहाँ पर हो रही है, जिन पेशेंट्स के ऊपर वॉलंटियर्स पे काम हो रही है कर रहे हैं, उनको कैसे हमें तैयार करना है, क्या एथिक्स हैं और दूसरे प्रैक्टिकल क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डोजियर डिज़ाइन कैसे तैयार करना है, रेगुलेटरी अफेयर्स में उनका रेगुलेशन में कैसे लेके जाना है, इवन मेडिकल राइटिंग कैसे करनी है, जो एक्चुअल कोर्स कंटेंट हमें मिल रहा है उसको हमें अंदर कहना चाहिए ऊपर मार्केट में जो हमारे डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे फिजिशियंस को हमें अपना जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका हमें कोर्स कंटेंट देना होता है, वो पढ़ता है समझता है, तो वो जो सब सारा काम होता है वो मेडिकल राइटिंग का होता है। तो मेडिकल राइटिंग में भी आपका अभी मेडिकल कोडिंग भी आ गया है, मेडिकल कोडिंग कैसे करना है स्टूडेंट्स को, तो ये अभी हमारे करंट के करिकुलम में इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर कोई भी काम नहीं हो पाया है, ठीक है। और चूँकि ये जैसे टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हुई है उसके हिसाब से अभी करिकुलम को अपग्रेड होना है, हो रहा है, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है, जब तक नहीं हुआ है, तब तक हमें भी स्टूडेंट्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि स्टूडेंट तो पास होकर बाहर जाने वाला है। तो इंतज़ार नहीं हम कर सकते, हमें आज से स्टार्ट करना है। और इस पर हम लोग अपने विश्वविद्यालय में, कृष्णा विश्वविद्यालय में फार्मेसी डिपार्टमेंट पे इस पर हम पहले से काम कर रहे हैं, इस पर मैं पहले से काम कर रहा हूँ, चाहे वो सेमिनार के माध्यम से हो, वेबिनार के माध्यम से हो, या स्टूडेंट्स को और जनरल किसी दूसरे मीन्स के माध्यम से हो। ये करिकुलम गैप को आइडेंटिफाई करके हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आगे भी हम और बहुत बेटर करने वाले हैं, और ऐसी हमें पूरी उम्मीद करते हैं कि सभी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन सब का हमें प्रॉपर सहयोग जैसा अभी मिल रहा है आगे भी मिलता रहेगा, और हम इस पर बेटर काम करेंगे। तो इस ये जो करिकुलम गैप है, इस करिकुलम गैप को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इसमें सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक चीज़ और है कि अभी एक्चुअली थिंग्स हैज़ बीन पोलराइज्ड, वन थिंग्स हैज़ बीन शिफ्टेड टू अनदर शिफ्ट ड्रास्टिकली, बहुत तेज़ी से चेंज हुई है। अभी जो कन्वेंशनल मोड चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें जो लैब में हम काम कर रहे थे वो पूरा डिजिटल आ गया, डिजिटल शिफ्ट कर गया है।
बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हम लैब में कर रहे थे वो सारे एक्सपेरिमेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गए हैं। हर किसी को कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के अंदर एडिटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, उसको कहने का मतलब है डिजिटल जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर काम करना बहुत अच्छा आना चाहिए। डिजिटल सॉफ्टवेयर पे जब वो बहुत अच्छे से काम करेगा तो निश्चित तौर पे उसको इंडस्ट्री में बहुत जल्दी वो अपने पेस को गेन करेगा। और ये सारे चीज़ें चूँकि अभी हमारे करिकुलम का पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं आ पाया है, तो ये जो करिकुलम गैप हैं, हम फार्माकोलॉजी में भी कराते हैं काम, हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी कराते हैं, हम और दूसरे सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स में भी काम कर रहे हैं, हम फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं। तो इन सारे सेक्टर्स में जाने के लिए स्टूडेंट्स को अपने आप को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स की तरफ ले जाना होगा। उसको अपनी सॉफ्टवेयर के ऊपर कमांड करना सीखना होगी, कैसे सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। और बेसिक तो वो करिकुलम से सीख ही रहा है, लेकिन एडवांस जो नॉलेज उसको लेना है वो करिकुलम गैप को फिल करके ही मिलने वाला है। तो इस पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर और साइमुलेशंस जितने भी ये स्टडी मॉड्यूल्स हैं, कुछ छोटे मॉड्यूल्स अभी हमने इंक्लूड किए हैं अपने करिकुलम में, जैसे एक्स फार्माकोलॉजी है, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली सफिशिएंट एज अ होल। स्टिल वी आर मीन्स needed some more advancement in digital learning of the students. So ये इसके ऊपर भी हम अभी काम कर रहे हैं, और हम इसके ऊपर फैकल्टी डेवलपमेंट के तौर पे या फैकल्टी कहना चाहिए ओरिएंटेशन के माध्यम से फैकल्टी को भी हम ट्रेन कर रहे हैं, वर्कशॉप सेमिनार के माध्यम से, या कहीं पर मॉलिक्यूलर मॉडलिंग हो रही है, डॉकिंग हो रही है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के लोग भी जाते हैं वहाँ पर, वो कैसे सिंथेसिस को करना है, कैसे हमें इंडस्ट्री में काम करना है, कैसे और मशीनरीज के ऊपर वर्क करना है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कैसे काम करना है। हम फैकल्टी डेवलपमेंट के माध्यम से भी अपनी फैकल्टी को ट्रेन कर रहे हैं, और यही फैकल्टी पर स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करती है, और यही उसका एक मेथड होता है कि प्रॉपर एक चैनल में कैसे वर्क को हमें एक प्रॉपर एकम्पनीड मैनर में कैसे चीज़ों को आगे प्रोसेस करना है। तो इन चीज़ों के ऊपर करिकुलम गैप के ऊपर चूँकि बहुत आवश्यकता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि करिकुलम में बहुत से ऐसे हमारे अभी सेमेस्टर्स हैं जहाँ पर थ्योरी सब्जेक्ट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की थ्योरी है, लेकिन उसका चूँकि प्रैक्टिकल नहीं है उस सेमेस्टर में, तो उस प्रैक्टिकल नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए गैप हो गया। ऐसा तो है नहीं कि लर्निंग ख़त्म हो गई, उस गैप, उस प्रैक्टिकल गैप को आप चाहें तो ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग है और जो आपका सॉफ्टवेयर है एनालिसिस हैं या दूसरे और किस्म की लर्निंग कहना चाहिए टेक्निक्स हैं, इनके साथ में हम स्टूडेंट्स की को आगे लेके जा सकते हैं। ये टाइम हम वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स का भी एक लेवल या कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो और साथ में आपका भी लेवल उससे आगे इम्प्रूव हो। स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, वो जो मैं डिस्कस कर रहा था। अल्टीमेट सॉल्यूशन टू अनरेवल द प्रॉब्लम इन आइदर करिकुलम शुड बी मोर फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम और रेलेवेंट एरिया टू बी conducted. Same whatever we have discussed in previous slides. So as per requirement of the industry, proper designing of laboratory or practical training modules as well as industry oriented learning modules should be included. Yes, definitely ये होना बहुत ज़रूरी है जो भी हमने अभी डिस्कस किया है। And respective universities in collaboration with industry may be conduct training program as per modules. बहुत सारी इंडिया की यूनिवर्सिटी हैं जो कि करिकुलम को तो फॉलो कर ही रही हैं क्योंकि वो तो काउंसिल के द्वारा मिला है, एंड दिस आर आवर मीन्स ऑब्लिगेशन टू वी हैव टू वर्क ऑन द करिकुलम, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई द करिकुलम गैप आल्सो। हम करिकुलम गैप को भी आइडेंटिफाई करना है ना, तो उसके लिए आप MAU इंडस्ट्री के साथ में साइन करें, दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ में भी MAU साइन करें। ये यूनिवर्सिटी हायर कमीशन या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हमको ये बोला भी है कि आप एकेडमिक टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से MAU साइन कर सकते हैं, एकेडमिक इंडस्ट्री से साइन कर सकते हैं। इवन आप कहना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो फार्मेसी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड एंड दिस इज़ अ रिसर्च बेस्ड फील्ड। सो faculty, students and overall stakeholders should be
more committed on that manner so that we can achieve the target for we are deserving. Fine. तो ये आपका adopt practice of industry oriented online offline training program make compulsory to students and faculty and technical staffs. Yes. कुछ चीज़ों को हमें कंपलसरी भी करना पड़ सकता है कि इफ़ वी मेक द थिंग्स मैंडेटरी और कंपलसरी वी हैव सम क्रिएट द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. हमें लगता है कि ये चूँकि अब हमारा करिकुलम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ काम हो गया और वी हैव टू आइदर इंक्लूडेड एज इन टर्म ऑफ द अप्रेजल. अप्रेजल मीन्स कहने का मतलब है कि जो फैकल्टी इस पर काम ज़्यादा कर रही है उसको हमें एक अप्रेजल के फॉर्म में भी लेके आना होगा ताकि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति भी सीखे, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो. सो वी हैव टू मीन्स इंक्लूड ऑल दीज मीन्स पैरामीटर्स इन आवर practice or practice of the institution. The practice school should be a industrial training in order to imply the experimental and cooperative learning education under the guidance of industry expert and faculty. Practice school B.Pharm 7th सेमेस्टर में है. प्रैक्टिस स्कूल में उसके मॉड्यूल्स ये हैं कि इंडस्ट्री में जाए 150 आवर्स की उसकी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, मतलब उसको लेना है, मतलब 15 दिन या फोर्टनाइट 15 दिन का या उसको इस तरह से ट्रेनिंग करनी है. तो उस पर जाके इंडस्ट्री में अलग अलग इंडस्ट्री में जाके वो उसका लर्निंग एटमॉस्फेयर देखे, उसके ऊपर उसको काम करे, उसकी वो प्रेजेंटेशन तैयार करे और प्रेजेंटेशन के बाद में उसने क्या एक्सपीरियंस लिया है वो शेयर करे. तो इस तरह से प्रैक्टिस स्कूल के अलग अलग मॉड्यूल्स पे वो काम कर सकता है. एंड बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो हमें मिलके एक खुद अपने गैप को आइडेंटिफाई करके दूर करना है ताकि हम स्टूडेंट्स की फुल एलिजिबिलिटी को जस्टिफाई कर सकें. ये क्रिटिकल लर्निंग एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन असेस टू द क्लिनिकल लर्निंग और लीडरशिप और स्टूडेंट्स मीन्स अदर मेंटल सेटिंग, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हमें इसके लिए टीम बेस्ड लर्निंग की तरफ भी जाना होगा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की तरफ भी जाना होगा. टीम बेस्ड लर्निंग में हमें स्टूडेंट्स का एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं. जब भी हमें लगता है कि स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट कोई टॉपिक या कहना चाहिए टाइमिंग फ्री है, कोई लाइब्रेरी की हो सकती है, स्पोर्ट्स की हो सकती है, कोई दूसरी और टाइमिंग हो सकती है, वहाँ पर हम स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं, उनके ग्रुप तैयार कर सकते हैं और किसी भी एक फैसिलिटेटर की मदद से या मॉडरेटर की मदद से हम स्टूडेंट्स के ऊपर एक टास्क दे सकते हैं. उसके ऊपर स्टूडेंट्स काम करेगा और उससे वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की तरफ उसका सेंस ऑफ अक्यूपमेंट तैयार होगा. नाउ सेम इंक्लूड स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, स्ट्रेंथनिंग एंड कम्युनिकेशन एंड बेटर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ में हम शेयर कर सकते हैं. यदि स्टूडेंट्स को हमें लगता है कि B.Pharm क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल्स की तरफ उसको ले जाना है, तो जो केस स्टडी होती हैं, केस स्टडी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फार्मेसी प्रैक्टिस में या क्लिनिकल फार्मेसी में केस स्टडी होती हैं, स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं. उस स्टूडेंट्स की केस स्टडी करता है स्टूडेंट और उसको केस स्टडी करने के बाद में उसका जो फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट का एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन या और दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके बारे में वो जानता है कि कौन सी ड्रग को किसके साथ में नहीं लेना है, किसी पेशेंट्स की क्या केस हिस्ट्री है वगैरह वगैरह. तो उससे एक उसका जजमेंट तैयार होता है जो इंडस्ट्री में उसको आगे काम आने वाला है. तो ये एज इट इज़ अभी हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है. तो ये सब गैप आइडेंटिफाई करके हमें स्टूडेंट्स को तैयार करना है ताकि वो अच्छे से उस पर काम कर सकें. दिस मेथड्स कैन बी इफेक्टिव इन वे ऑफ हेल्थ केयर एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स लर्न बाई वर्किंग विथ प्रैक्टिकल केसेस. सो जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये हमें कलेक्टिवली दोनों चीज़ें पे काम करना पड़ सकता है या करना है. तो अभी अ प्रॉब्लम ड्रिवन स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग प्रोसेस, small group of students in the presence of facilitator or mentors, unstructured real world problem, responsible for studying the collaboration with other resolves problem, students classify and non problems. कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स को पहले तो हमें जो भी प्रॉब्लम है या नहीं है उन सारी चीज़ों को मिक्स्ड फॉर्मेट में देना है. फिर उनके ग्रुप से बोलना है कि उसको आइडेंटिफाई करो. आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको
रीस्ट्रक्चर्ड करना है। तो ये जो कहने का मतलब है कि उससे उसकी जो मेंटल एक्सरसाइज वो करता है, और वो मेंटल एक्सरसाइज उसकी बेस्ड होती है उसकी सब्जेक्ट करिकुलम से या उसके सब्जेक्ट मतलब करिकुलम गैप के ऊपर, तो वो और अच्छे से काम करता है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद में वो उसका टोटल कहने का मतलब है एक लर्निंग टेम्परामेंट क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स क्लासीफाई अननोन एंड नॉलेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, नाउ एक ये भी लर्निंग मॉड्यूल्स है, फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड्स। फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड्स में जनरली स्टूडेंट्स को हम कोई एक प्रॉब्लम देते हैं और उस प्रॉब्लम के लिए बोलते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन सर्च करके आइए। यू हैव टू गो एंड सर्च द प्रॉब्लम, एंड आफ्टर सर्चिंग ऑफ द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कम्स अगेन, वो प्रॉब्लम को सर्च करके आता है और उससे कहते हैं कि नाउ यू हैव टू डिलीवर द मीन्स योर सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स अमॉन्ग टू द योर मीन्स फेलो मीन्स फ्रेंड्स और इन मॉडरेटर और फैसिलिटेटर। तो वहाँ पे वो शेयर करता है अपनी प्रॉब्लम जो उसने आइडेंटिफाई करके आया है। तो उससे भी उसको उसका एक कहने का मतलब है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स के ऊपर भी उसका माइंडसेट काम करता है कि कैसी प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, अभी जो फार्माकोविजिलेंस के ऊपर काम चल रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ऊपर काम चल रहा है, पिछले 10 सालों में कितनी ऐसी ड्रग हैं जो कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के बाद में बैन हो चुकी हैं, कौन सी वजह थी कि जिन वजहों से वो बैन हुई हैं, और ऐसा बहुत सारा लिटरेचर फार्माकोविजिलेंस का मतलब आता रहता है। वो लाइब्रेरी में जाके जर्नल्स देख सकता है, या फिर कहने का मतलब है बहुत से ऐसे ग्रुप बने हुए हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और उस रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है, उसका जो रियल सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है उसको वो शेयर कर सकता है और अपने साथ के लोगों के साथ में उसको प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है इसके ऊपर बात कर सकता है। सो दिस इज़ द फ्लिप्ड ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टास्क देते हैं, स्टूडेंट सर्च करता है, वापस आता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि वी डू नॉट हैव द सफिशिएंट गैजेट्स। मोबाइल है बट दैट मोबाइल इज़ नॉट लुकिंग साउंड मीन्स सिस्टम, सो वी हैव टू प्रोवाइड द मीन्स लेबोरेटरी और सम मीन्स प्रैक्टिकल लैब इन कंप्यूटर लैब हम उसको दे सकते हैं, प्रैक्टिकल जहाँ पर होते हैं परफॉर्म, तो वहाँ पे बैठ के वो अपना वो मैटर सर्च कर सकता है और अगेन सर्च करने के बाद में वो क्लास में उसका प्रेजेंटेशन कर सकता है। अगर किसी को घर पर ये प्रॉब्लम है कि वो घर पे मैं कैसे सर्च करूँगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स को फैकल्टी को हम बूस्ट कर सकते हैं और वो यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं ताकि वो फ्लिप्ड क्लासरूम पर अपना एक्टिव एंगेजमेंट कर सकें। डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड स्टूडेंट्स एजुकेशन आउटसाइड द क्लासरूम थ्रू वीडियो लेक्चर्स एंगेजिंग टीम लर्निंग एक्सपीरियंस विद इन क्लासरूम। तो इस तरह से हम फ्लिप्ड क्लासरूम अभी एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स बहुत अच्छा मॉड्यूल्स है, और इस मॉड्यूल्स के द्वारा हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को, उसकी मेंटल एबिलिटी को और उसका कहना चाहिए उसका जो टोटल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उस पर हम काम कर सकते हैं। वही मैंने बताया कि फार्म डी के स्टूडेंट्स बी फार्म फार्मेसी प्रैक्टिस जो करते हैं, बी फार्म के फार्मेसी प्रैक्टिस से बी फार्म करते हैं, उसमें भी आप फाउंडेशन थिंकिंग, हैबिट ऑफ माइंड, यस दिस इज द हैबिट ऑफ माइंड। हैबिट ऑफ माइंड्स मीन्स व्हाट? अगेन this is the habit of mind. Top to means of bottom to top or top to bottom, whatsoever bidirectional. This is the healthy mindset. We have to fill all these gaps to develop the healthy mindset of the students. हेल्दी माइंडसेट का इसीलिए ज़रूरत है कि प्रॉब्लम सामने है लेकिन उसको प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। जब प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएगा। जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएगा तो प्रॉब्लम जैसी है और आगे प्रेसिपिटेट होगी, उसको आगे और एक्सेलरेट होगी, कहीं और डायरेक्शन में बढ़ेगी। अल्टीमेटली प्रॉब्लम ना रह के वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का फैक्टर काम कर सकता है।
तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हायर एजुकेशन इस सारे मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रही है जो करिकुलम गैप का पार्ट है, और हमें आपको मिलके उसको फिल करना है और एक अचीव करना है जो डिज़ायरेबल टास्क है। हैबिट ऑफ माइंड, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉमन टर्म, बट इसके अंदर जो एक्सरसाइज है इट टेक अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड lot of things is included in particular terms, analytical critical thinkings. This is overall all things. So problem solving, clinical reasoning, moral reasoning, focus on patient's care, ये सारे चीज़ें अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में जाने वाले हैं या नॉन क्लिनिकल सेटिंग में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको इंटरलिंक्ड हैं। किसी भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी ब्रांच हो आपकी, चाहे वो फार्माकोसी हो, फार्मास्यूटिक्स हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो या कोई और दूसरा फैक्टर हो, हम जब उस पर काम करते हैं तो हम सभी को क्रॉस करते हैं आपस में, और जब क्रॉस करते हैं तो किसी भी एक चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस पार्ट को आप मिसिंग करेंगे वही लेकुना आपके ऊपर हावी होगा और आपकी वीकनेस बनेगी और आप उस पर सफ़र कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनल और इन करियर। ये क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग एक्सरसाइज पर आपकी यूट्यूब पर एक कैसे चीज़ों को हमें स्टूडेंट्स तक लेके जाना है, इसमें बहुत सारे कुछ अच्छे वीडियो भी दिए हुए हैं, और ये ऑडियो विजुअल मीन्स है। इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से स्टूडेंट्स को हम तैयार कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल का तरीका ये होता है कि हम जो सीखते हैं, जो सुनते हैं और देखते हैं, उससे हमारा जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन का जो इंटरनल पार्ट होता है एमाइगडेला, वो एमाइगडेला बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड होता है, वो चीज़ हम एक लॉन्ग लास्टिंग वे में आगे लेके जा सकती है। इसलिए ऑडियो विजुअल जो टेक्निक्स होती हैं सबसे अच्छी इम्पैक्टफुल टेक्निक्स होती हैं, उस पर हमें काम करना चाहिए। इसके बाद में ये क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशंस है, इसको भी यूजीसी ने बोला हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा अभी कंपटीशन भी हुआ था, मैंने भी स्टूडेंट्स को कराया था। मैंने इस पर बीच बीच में इस पर सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार भी मैंने लिए हैं और इसको अवेयर कराया है इवन फार्मेसी और दूसरी इंटरडिसिप्लिनरी फैकल्टी के ऊपर, ताकि इसको सभी के ऊपर काम करना है, किसी सारे फॉर्मेट में भी सेट हो सकता है। ये भी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का ही पार्ट है, और ये एक्सरसाइज एक मेंटल एक्सरसाइज है जो हमें एक कहने का मतलब है हेल्दी पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेके जाता है। यस, क्रिएटिव लर्निंग मॉड्यूल्स। क्रिएटिव लर्निंग मॉड्यूल्स मैं यदि बात करूं, एक बहुत ही कॉमन सी हर्ब है त्रिफला, 3 फल, हर, बहेरा और आंवला, सभी को मालूम है, लेकिन उसका एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि ये मेरे पास में अभी अवेलेबल है और मुझे लगा कि इस पर हमें बात करनी चाहिए। त्रिफला, त्रिफला का जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, त्रिफला के ऊपर फार्माकोग्नोसी की बुक्स में कंटेंट बहुत दिया हुआ है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव है। आपको भी अपने जो कोर्स करिकुलम की चीज़ें हैं, अभी मैं गैप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोर्स करिकुलम की बात कर रहा हूँ। कोर्स करिकुलम को भी कैसे इंटरेक्टिव बनाना है ताकि आपका जो लर्निंग कहना चाहिए कंटेंट है, यदि कोई देखे तो उसको इतना इफ़ेक्टिव लगे कि उसको कम से कम समय में उसको पूरा कर सकता हो टास्क को, और लंबे समय तक अपनी मेमोरी में भी कैरी कर सकता हो। इस तरह की अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो अगर मैं त्रिफला की बात करूं, तो अगर मैं कहूं कि ये शुगर के साथ में लेते हैं इसको, तो ये एसिड पेप्टिक डिजीज़, हमारी जो एसिडिटी है, अल्सर कॉजिंग प्रॉब्लम है या एसिडिटी के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। अगर त्रिफला को आप शुगर के साथ में लेंगे तो आपकी स्टमक में यदि एसिडिटी होती है या आपकी जीआईटी में कहीं आपको ऐसा लगता है डिस्कम्फर्ट, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। त्रिफला को यदि हॉट वाटर में लेते हैं तो ये लैक्सेटिव का काम करता है। आपका जो कहना चाहिए डीप सीटेड फीकल मटेरियल है उसको ये रिलीव करने का काम करता है। इसके बाद में यदि उसको हनी के साथ में लेते हैं तो आपके कफ या जो आपका साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम है,
आपकी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव कुछ डिजीज़ हो सकती हैं, कुछ ऐसा कफिंग, उसको भी ये रिलीव करेगा अगर हनी के साथ में लेते हैं। घी के साथ में लेते हैं तो ये आपका पित्त मतलब आपका जो लिवर का इम्पेयरमेंट है या कोई दूसरी चीज़ों को भी काम करेगा। अगर इसको काले नमक के साथ में लेते, रॉक साल्ट के साथ में, तो ये वात मैंने मतलब आपके हाथ पैरों का दर्द, गठुआ वात या गाउट या आर्थराइटिस या और भी, इस पर भी रिलीव करेगा। एस पाउडर के साथ में लेते हैं तो ये सेंसिटिव गम के ऊपर काम करेगा, हेल्दी कहना चाहिए ओरल कैविटी के ऊपर काम करेगा, गम्स को हेल्दी रखेगा। जो जिंजीवायरस बैक्टीरिया होता है आपके जो जनरली सलाइवा में हमेशा 24 घंटे आपके माउथ में आपके अंदर रहता है, और जब हम प्रॉपर वे में उसकी क्लीनिंग नहीं करते हैं तो ये गम्स पे पाइडिया क्रिएट करता है। तो अगर आप त्रिफला को इसके साथ में एस पाउडर के साथ में अपने गम्स के ऊपर कुछ समय के लिए लगाते हैं तो आपका एक कहना चाहिए गम से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होगी। उसको ब्लैक एस के साथ में लेते तो अस्थमा, डिकॉक्सन के साथ में लेते उसका डिकॉक्सन उसको चाय बना के पीते हैं अगर, तो आपके लिवर के ऊपर अच्छा काम करेगा। ऑयल के साथ में लेते हैं तो जो आपके नॉन हीलिंग अल्सर हैं, जो आपको लगता है कि जो अल्सर काफ़ी मीन्स प्रोफ्यूज ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक सूदिंग एक्शन करेगा। और फेस पैक के ऊपर लेंगे तो आपका कहने का मतलब है कि ब्यूटिफिकेशन या आपका कॉम्प्लेक्शन के ऊपर काम करेगा। घी और हनी के साथ में लेते हैं अगर आप तो आपकी आई साइट के ऊपर काम करेगा। तो मुझे लगता है कि ये दीज आर द ओवरऑल मीन्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इसीलिए कहते हैं कि त्रिफला यदि खाते हैं तो हम लोगों को कहते हैं कि वो लॉन्गिविटी को अचीव करता है। मे बी लॉन्गिविटी निश्चित तौर पे कर सकता है क्योंकि अब इसमें कोई छूटा भी नहीं है। तो ऐसे कोर्स कंटेंट तैयार करिए कि जहाँ पे स्टूडेंट्स या आपको खुद, और ये तब करेंगे जब आपकी रीजनिंग प्रॉपर होगी। अगर रीजनिंग नहीं है प्रॉपर तो ये सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी करना है क्या। मैं बात करूं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, किसी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री की सिंथेसिस की प्रॉब्लम, उसको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम जाती है, कैसे याद करें। अगर इस तरह से कुछ एक मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लगा दें, सेंट्रल मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करें और उसके कितने और दूसरे सब्स्टिट्यूट तैयार होते हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या एक्शन, यदि हम उसको इस वे में प्रेजेंट करते हैं तो मेरा मानना है कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट काम करेगा और उसको सारी चीज़ें ऑल ऑफ सडन एक साथ देखने को मिलेंगी और उसका जो ग्लांस तैयार होगा उससे उसको रिवीजन करने में मदद होगी। ऐसा फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। मैटर को एलोबरेट कीजिए, लेकिन एलोबरेशन के बाद में उसको, अगर मैं कहता हूँ कि आप रिवर्स चलिए, आप इस तरह से उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दीजिए, कंसोलिडेट कर दीजिए और फिर उसके एक एक पार्ट को एलिबरेट कर दीजिए ताकि वो चीज़ उसको जो मोनोटोनस लग रही है, उसको एक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तो उसके ऊपर उसका दिमाग काम करेगा, उसको एक इंटरेक्शन मिलेगा, उससे उसको एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उस पर वो काम करेगा। सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ करिकुलम गैप, बट लर्निंग मॉड्यूल्स में बी अ करिकुलम गैप, लर्निंग मॉड्यूल्स में भी करिकुलम गैप। तो लर्निंग मॉड्यूल्स अगर करिकुलम गैप है तो उस मॉड्यूल्स का आप दूसरी तरह से भी कहना चाहिए उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो नाउ आई conclude this session by just giving the one suggestion. Actually बी फॉर्म में हम कोई भी कोर्स स्टूडेंट्स को करवाएं अच्छा है, उसको डिग्री भी हम ऑफ़र लेके जाता ही है। वो कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो एग्ज़ाम पास करता है वो, लेकिन दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर टीचर्स, ऑफ फैसिलिटेटर, all our stakeholders, that stakeholders may be the means authority of that institutions, maybe a parents, maybe a teachers, maybe even a students. These all are the stakeholders. So this is the collectively responsibility of the all stakeholders to impart the such training of the students that they are become eligible, qualified
and become eligible. So after that means we are preparing the students for the better tomorrow to means survive in the real world. So once again I means extended my sincere thanks to the all cast and crew of this presentation, those who are giving the support and provide the facility of conducting such seminar or that means deliberation. And once again I thank you all. Namaskar. Dhanwad.